क्या एक बार फिर ईडी ने अपने पावर्स को स्ट्रेच कर दिया है? क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एवरग्रीन कस्टडी का कंसेप्ट क्वाइटली नॉर्मलाइज होता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएमएलए के अंदर ईडी वाकई बिना कोर्ट के परमिशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? चलिए आज इस पूरे कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने ये मामला आ चुका है और स्टेक्स सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर के नहीं बल्कि पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ के हैं। अब बात हो रही है आईएएस ऑफिसर सौम्या चौरसिया की, जो छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम से अलिजिडली लिंक्ड है। दिसंबर 2025 में ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया और तब से वो कस्टडी में है। इस अरेस्ट को चैलेंज करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशन फाइल की, जिसमें कोर इशू ईडी के पावर का है, खासकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर की गई एक्शन। इस केस को कंसिडर करने के लिए जो बेंच बैठी, उसमें सीजे सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल पंचोली शामिल है, जिन्होंने एक बड़ा कदम इस केस में उठा लिया है। अब पिटिशनर्स की तरफ से काफी हैवी वेट लोग मौजूद थे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे जैसे सीनियर एडवोकेट्स इस मैटर को आर्ग्यू कर रहे हैं। इससे ये क्लियर है कि इशू सिर्फ एक इंडिविजुअल ग्रीवांस का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का है। अब पिटिशन का सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि पीएमएलए 2002 एक सेल्फ कंटेन्ड स्टैट्यूट है, मतलब जो पावर्स ईडी को चाहिए वो एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली लिखी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि ईडी अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए दूसरे लॉज का सहारा ले। पिटिशन क्लियरली कहता है कि PMLA 2002 is a self-contained statute which consciously does not confer any substantive power of further investigation upon the ED। अब ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पिटिशनर ये कह रही है कि ईडी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सीआरपीसी के प्रोविजन उठाकर पीएमएलए में इंजेक्ट नहीं कर सकती। और यही आता है एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 65 ऑफ पीएमएलए। ये सेक्शन कहता है कि सीआरपीसी तभी अप्लाई होगा जब तक वो पीएमएलए के इनकंसिस्टेंट ना हो। इसी पर पिटिशन सीधा कहता है, Importing sections of CRPC or BNSS into the PMLA would be wholly impermissible and contrary to legislative intent। यानी अगर पार्लियामेंट ने कॉन्शियसली ईडी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं दिया तो ईडी खुद से सीआरपीसी उठाकर अपना जुरिसडिक्शन एक्सपैंड नहीं कर सकती। और अब फैक्ट्स पर आते हैं, क्योंकि यही से अरेस्ट की टाइमिंग पर सीरियस क्वेश्चंस उठे हैं। सौम्या चौरसिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पिछले 3 साल से चल रही है। उनका नाम प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में पहले भी आया, सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स भी फाइल हुई, लेकिन फिर भी उन्हें दिसंबर 2025 तक अरेस्ट नहीं किया गया। पिटिशन कहती है कि अगर 3 साल तक अरेस्ट की जरूरत नहीं थी तो अचानक क्यों? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, पिटिशन एक बहुत ही टेलिंग फैक्ट हाईलाइट करती है। The petitioner was named in the prosecution complaint dated 19/6/2024 and 5 supplementary complaints over a prolonged period of time, yet was not arrested for more than 3 years. Immediately after her arrest on 16/12/2025, a comprehensive prosecution complaint running into 518 pages along with 172 documents was filed within a span of 10 days. इसका सीधा मतलब ये है कि ईडी के पास सारा मटेरियल पहले ही से था। अगर एविडेंस ऑलरेडी कलेक्टेड था तो अरेस्ट का पर्पस क्या था? इंट्रोगेशन, रिकवरी या सिर्फ कस्टडी इंश्योर करना? और शायद इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस में नोटिस इशू कर दिया है, क्योंकि मामला वाकई काफी सीरियस लगता है। अब व्यूअर्स, यहीं पर एवरग्रीन कस्टडी का कॉन्सेप्ट भी आता है, जो पिटिशन का सबसे सीरियस एलिगेशन है। पिटिशन कहती है कि ये अरेस्ट एक रेसिडुअल या फॉर्मेलिटी अरेस्ट है, जिसका एम सिर्फ परमानेंट कस्टडी सिक्योर करना है। पिटिशन के शब्दों में, such arrest is nothing but an attempt to evergreen custody, a practice whereby investigating agencies repeatedly arrest an individual on the same set of material in different proceedings, one after another, thereby frustrating the right to liberty। ये allegation system के लिए dangerous है, क्योंकि अगर ये normalize हो गया तो बेल का concept ही meaningless हो जाएगा। पिटिशन ये भी point out करती है कि सौम्या चौरसिया को पहले भी अलग मैटर्स में बेल मिल चुकी है और कभी ये allegation नहीं लगा कि उन्होंने बेल कंडीशंस वायलेट की हो, तो फिर रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग और टैम्परिंग विद एविडेंस का आर्गुमेंट भी वीक पड़ता है। ईडी यूजुअली सेक्शन 44 ऑफ पीएमएलए का भी सहारा लेती है, जो प्रोसीजर से रिलेटेड है, कॉग्निजेंस और ट्रायल बिफोर स्पेशल कोर्ट। लेकिन पिटिशन का कहना है कि सेक्शन 44 सिर्फ प्रोसीजरल है, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी का सोर्स नहीं बन सकता। इसलिए पिटिशन आर्ग्यू करती है कि सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट merely governs the procedure relating to cognizance and trial before the special court and cannot be construed as a source of investigative authority। अब लीगल प्रेसिडेंट की बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर क्लियर गाइडलाइंस दी है। पिटिशन ने रॉबर्ट लालचुनुंगा चोंगतू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का रेफरेंस दिया, जहां कोर्ट ने कहा था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन के इम्परमिसिबल है
और जुडिशियल कंट्रोल एक एसेंशियल सेफगार्ड है। इसी तरह विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड पर लाना हो तो कॉम्पिटेंट कोर्ट की परमिशन जरूरी है। अब ये जजमेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पावर एब्सोल्यूट नहीं है और कोर्ट का सुपरवाइजरी रोल सेंट्रल है। रिलीफ्स की बात करें तो पिटिशंस ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर और ईडी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिलीफ्स मांग रही है। सबसे पहले रिलीफ है अरेस्ट को क्वॉश करने का। Quashing the arrest dated 16/12/2025 of the petitioners along with reasons to believe dated 16/12/2025 under section 19 subsection 1 of PMLA, grounds of arrest dated 16/12/2025 and the remand order dated 17/12/2025 and consequently release the petitioner from custody। दूसरा रिलीफ और भी वाइड है। ईडी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट को इलीगल डिक्लेयर करना और उसके बेसिस पर फाइल की गई सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स को वॉइड इन लॉ घोषित करना। इस केस का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रीसेंट ऑर्डर जो को अक्यूज चैतन्य बागेल के केस में आया। वहां हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन चाहिए, लेकिन अगर परमिशन नहीं ली गई तो वो अरेस्ट को विटिएट नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं। अब ये डिस्टिंक्शन भी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस व्यू से एग्री करता है तो ईडी के एक्शंस को काफी लीवे मिल जाएगा। इसी हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बागेल की प्ली पर नोटिस इशू किया था जो अभी पेंडिंग है। तो आज का कोर क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इम्प्लीकेशन डीप है। क्या ईडी अपनी इन्वेस्टिगेटिव कन्वीनियंस के नाम पर पीएमएलए के फ्रेमवर्क को स्ट्रेच कर सकती है? क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन को एक ओपन एंडेड पावर बना दिया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ये लाइन ड्रॉ करेगा कि लिबर्टी के मैटर्स में प्रोसीजर का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ही रूल ऑफ लॉ का एसेंस है? अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इशू करना खुद में ही सिग्नल है कि कोर्ट इस इशू को लाइटली नहीं ले रही। अगर कोर्ट ये होल्ड करता है कि बिना एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी बैकिंग के ईडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती तो ये एक लैंडमार्क मोमेंट होगा। और अगर कोर्ट एवरग्रीन कस्टडी के कंसेप्ट पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देता है तो फ्यूचर अरेस्ट के स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ईडी के वाइड इंटरप्रिटेशन को एंडोर्स करता है या फिर ये कहता है कि पावर्स का एक्सपेंशन सिर्फ पार्लियामेंट का काम है, एजेंसीज का नहीं। ये केस सिर्फ सौम्या चौरसिया के लिए नहीं बल्कि हर उस सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है जो सोचता है कि लिबर्टी सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक इन्फोर्सिएबल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।